से ज्यादा हो नहीं सकती, इसीलिए ये एक पैराडॉक्स का जन्म देता है जिसे क्लेन पैराडॉक्स कहते हैं। और डिराक इक्वेशन क्लेन पैराडॉक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ठीक है, तो हमने क्या क्या निकाल लिया था कल की क्लास में? इंसिडेंट वेव फंक्शन निकाल लिया था। इंसिडेंट वेव फंक्शन क्या था? इंसिडेंट वेव फंक्शन था h कट k c अपॉन e प्लस एम सी स्क्वायर 0 1 0। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन क्या था? रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन था टाइम्स a एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा नहीं प्लस आयोटा एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड। ये था इंसिडेंट वेव फंक्शन। रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन था b एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के जेड 1 0 माइनस एच कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर एंड 0। एंड साथ साथ ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन भी लिख लेते हैं। तो ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन क्या था? साई ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन था ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन था डी एक्सपोनेंशियल आयोटा के प्राइम जेड। यहाँ पे के प्राइम है, इसकी वैल्यू के नहीं है, और एनर्जी भी 1 0 एच कट के प्राइम सी अपॉन ई प्राइम प्लस एम सी स्क्वायर एंड 0। ठीक है, इंसिडेंट वेव फंक्शन, रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन एंड ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन। इन वेव फंक्शन से अब हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, सबसे पहले इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालते हैं। इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिराक फॉर्मूलिज्म में प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है साई इंसिडेंट एल्फा म्यू साई इंसिडेंट। यहाँ पे पार्टिकल z डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होगी साई इंसिडेंट इक्वल्स टू इंसिडेंट वेव फंक्शन अल्फा 3 जो z डायरेक्शन वाले डिराक मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग है, एंड ये साई इंसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ से स्टार, ठीक है, यहाँ से साई इंसिडेंट स्टार क्या आएगा? a एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के जेड ए स्टार। और ये इंसिडेंट वेव फंक्शन यही था क्या? सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। इंसिडेंट वेव फंक्शन था 1 0 एच कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर, इंसिडेंट वेव फंक्शन। तो यहाँ से साई स्टार की वैल्यू क्या आएगी? 1 0 एच कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर 0 टाइम्स अल्फा 3 की वैल्यू। अल्फा 3 की वैल्यू होती है 0 0 0 0, यहाँ पे 1 0 0 माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 0 0 0 0 टाइम्स मल्टीप्लाइड में क्या आएगा? a एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड 1 0 एच कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर एंड 0। मल्टीप्लाई करो ना, इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या आएगी? जी इंसिडेंट एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा जेड और एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा a की मोड स्क्वायर 1 0 एच कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर एंड 0। और अगर इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही है नॉर्मल। इससे वैल्यू आएगी एच कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर 0 1 0। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो, इस मैट्रिक्स को इससे, एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी।
क्या आएगी, ए के मोड का स्क्वायर एच कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर प्लस एच कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर, जो हो जाएगी ए के मोड का स्क्वायर 2 एच कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर। ठीक है, लास्ट क्लास में एक रिलेशन आया था a इक्वल्स टू गामा प्लस 1 डी अपॉन 2। ठीक है, कुछ इक्वेशन से आया था, यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगी 2 एच कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर, गामा प्लस 1 की स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 4। इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या आई 1 प्लस गामा स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 2 एच कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर, जो भी हो। ठीक है, यहाँ पे है ई प्लस एम सी स्क्वायर। ठीक है, इसको बाद में यूज करेंगे जब हम इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी और रिफ्लेक्टर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को कंपेयर करेंगे उसमें। नाउ अब हम निकालेंगे रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी सेम फॉर्मूला से निकलेगी, बस वेव फंक्शन रिफ्लेक्टेड वाला यूज होगा। तो ये क्या हो जाएगी साई रिफ्लेक्टेड स्टार अल्फा 3 साई रिफ्लेक्टेड। साई रिफ्लेक्टेड स्टार क्या है यहाँ पे बी स्टार एक्सपोनेंशियल प्लस आयोटा के जेड हो जाएगा, स्टार है तो आयोटा माइनस आयोटा, ये हो जाएगा 1 0 माइनस एच कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर 0। अल्फा 3 की वैल्यू सेम 0 1 0 0 माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 एंड 0 0 0 0। अगेन इसकी वैल्यू 1 0 माइनस एच कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर 0 एंड इसके पूरे के मल्टीप्लाई में बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के जेड। एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के जेड और एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड मिलके 1 बनाएंगे, ये हो जाएगा बी के मोड का स्क्वायर। इक्वेशन बनेगी बी के मोड का स्क्वायर 1 0 माइनस एच कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लेना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही है, ये हो जाएगा एच कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0, यहाँ पे 1, यहाँ अगेन 0। ठीक है, रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या आई यहाँ से रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बी के मोड का स्क्वायर माइनस एच कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर माइनस एच कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई -2 एच कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर टाइम्स बी के मोड का स्क्वायर। और एक्सप्रेशन क्या था बी का गामा के टर्म्स में, बी का था 1 माइनस गामा डी बाई 2, तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा इंटू 1 माइनस गामा स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 4, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की फाइनल वैल्यू क्या आएगी रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी -1 माइनस गामा स्क्वायर डी स्क्वायर एच कट के सी अपॉन 2 ई प्लस एम सी स्क्वायर, रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की। सिमिलरली हम ट्रांसमिटेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं।
ठीक है। ट्रांसमिटेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की वैल्यू कैसे निकलेगी? सेम प्रोसीजर, बस वेव फंक्शन ट्रांसमिटेड वाला यूज करेंगे। ट्रांसमिटेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होगी साई ट्रांसमिटेड स्टार अल्फा 3 साई ट्रांसमिटेड। अल्फा 3 की वैल्यू पता ही है, साई की वैल्यू पता ही है, तो करो कैलकुलेट क्या आएगी। इसकी वैल्यू आएगी d स्टार एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के प्राइम z 1 0 h कट के प्राइम c ऑन e प्राइम प्लस mc स्क्वायर 0। अल्फा 3 की वैल्यू 1 0 0 minus 1 1 0 0 minus 1 0 0 0 0। अगेन इसकी वैल्यू 1 0 h कट k प्राइम c अपॉन e प्लस एम सी स्क्वायर e प्राइम प्लस एम सी स्क्वायर 0। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना हो जाएगा ना, ये हो जाएगा d के मोड का स्क्वायर 1 0 h कट k प्राइम c अपॉन e प्राइम प्लस एम सी स्क्वायर 0। इसकी वैल्यू आएगी h कट k प्राइम c अपॉन e प्राइम प्लस एम सी स्क्वायर 0 1 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो d के मोड का स्क्वायर 2 h कट k प्राइम c अपॉन e प्राइम प्लस एम सी स्क्वायर। ठीक है, ट्रांसमिटेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो ट्रांसमिटेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी में ई प्राइम की वैल्यू क्या है? अगर स्टेप पोटेंशियल यहाँ है, पार्टिकल एनर्जी ई का इधर से इंसिडेंट हो रहा है, ये स्टेप पोटेंशियल की वैल्यू v0 है, तो ई प्राइम की वैल्यू है e माइनस v0। ठीक है, तो इसको e माइनस v0 भी लिख सकते हैं। ट्रांसमिटेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी 2 h कट k प्राइम c अपॉन e माइनस v0 प्लस एम सी स्क्वायर। अब हमारे पास रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आ गई और ट्रांसमिटेड एंड इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आ गई। तो अब हम इनकी वैल्यू कंपेयर करके देख सकते हैं कि किसकी वैल्यू ज्यादा और किसकी वैल्यू कम। अगर जे रिफ्लेक्टेड अपॉन जे इंसिडेंट की वैल्यू देखें तो ये क्या आएगी? जे रिफ्लेक्टेड की वैल्यू और ये है जे इंसिडेंट की वैल्यू, ये आएंगी -1 माइनस गामा स्क्वायर डी स्क्वायर एच कट के सी अपॉन 2 ई प्लस एम सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस गामा स्क्वायर डी स्क्वायर एच कट के सी अपॉन 2 ई प्लस एम सी स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज कट हो जाएंगी, सिर्फ बचेगा -1 माइनस गामा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस गामा स्क्वायर। अब क्या है 1 माइनस गामा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस गामा स्क्वायर, तो जे रिफ्लेक्टेड अपॉन जे इंसिडेंट की वैल्यू क्या आई? -1 माइनस गामा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस गामा स्क्वायर। जे ट्रांसमिटेड और जे इंसिडेंट का रेशियो निकालें तो सिमिलरली कैलकुलेट द रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड एंड इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो जे ट्रांसमिटेड एंड जे इंसिडेंट, इसकी वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से डी मोड स्क्वायर 2 एच कट के प्राइम सी अपॉन ई प्राइम प्लस एम सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस गामा स्क्वायर डी स्क्वायर एच कट के सी अपॉन ई प्लस एम सी स्क्वायर 2 टाइम्स डी स्क्वायर से डी स्क्वायर एच कट के सी से
नहीं ये तो के प्राइम है, एच कट सी से एच कट सी ये बच गया, तो ये क्या बचेगा 4 के प्राइम अपॉन ई प्राइम प्लस एम सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस गामा स्क्वायर अपॉन 2 ई प्लस एम सी स्क्वायर 2। ये आएगी ना वैल्यू, ये हो जाएगी 4 के प्राइम ई प्लस एम सी स्क्वायर अपॉन के ई प्राइम प्लस एम सी स्क्वायर 1 प्लस गामा स्क्वायर। ठीक है, और गामा की वैल्यू क्या डिफाइन की थी शुरू में, जब ये वाला डेरिवेशन था तब हमने डिसाइड किया था कि गामा की वैल्यू क्या है, गामा की वैल्यू थी के प्राइम अपॉन के ई प्लस एम सी स्क्वायर अपॉन ई प्राइम प्लस एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जे ट्रांसमिटेड अपॉन जे इंसिडेंट की वैल्यू क्या आई, यहाँ से ये वाली वैल्यू तो गामा हो गई, तो ये आई 4 गामा अपॉन 1 प्लस गामा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, अगर E माइनस वी सी ई प्राइम इक्वल्स टू क्या है E माइनस वी जीरो। तो जे रिफ्लेक्टेड एंड जे इंसिडेंट, गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है लेस देन 1 है, गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो ये आ जाएगी 1, एक मिनट क्लियर करती हूँ, गामा की वैल्यू पॉजिटिव होनी जरूरी है, गामा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में भी हो सकती है। ठीक है, और यहाँ से देखें तो जे ट्रांसमिटेड एंड जे इंसिडेंट, अगर जे ट्रांसमिटेड एंड जे इंसिडेंट की वैल्यू नेगेटिव आती है, लेट्स से फॉर गामा लेस देन 1, अगर इस फॉर गामा लेस देन 0 अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, तो इसका मतलब जे रिफ्लेक्टेड एंड जे इंसिडेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी ग्रेटर देन 1, क्योंकि जे रिफ्लेक्टेड प्लस जे इंसिडेंट शुड बी जे रिफ्लेक्टेड प्लस जे ट्रांसमिटेड शुड बी इक्वल्स टू जे इंसिडेंट। तो इस हिसाब से जे रिफ्लेक्टेड एंड जे इंसिडेंट की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 1। ठीक है, रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इज मोर देन इंसिडेंट पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, जो कि नहीं हो सकता और इस केस को डिराक इक्वेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ठीक है, ये पैराडॉक्स क्लेन ने डिराइव किया था, इसलिए इसे क्लेन पैराडॉक्स कहते हैं, और ये वन ऑफ द फेलियर्स ऑफ डिराक इक्वेशन है। ठीक है, इन लिमिटिंग केस, हर केस में नहीं लेकिन सम लिमिटिंग केसेस में जे रिफ्लेक्टेड अपॉन जे इंसिडेंट इज ग्रेटर देन 1 होता है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर डिराक इक्वेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स डिराक इक्वेशन क्या होती है, आयोटा डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू बीटा एम सी स्क्वायर साई, फ्री पार्टिकल के लिए, वरना तो सी अल्फा डॉट पी वाला कंपोनेंट भी होता है, लेकिन जैसे हमारे पास फ्री पार्टिकल है जिसका मोमेंटम 0 है, तो डिराक इक्वेशन है आयोटा डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू बीटा एम सी स्क्वायर साई। ठीक है, फिर पार्टिकल इज एट रेस्ट, बीटा की वैल्यू होती है 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 -1 0 0 -1। क्या अगर यहाँ से रखें डेल अपॉन डेल टी,
और साई को इसकी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4। तो इक्वेशन क्या आएगी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 -1। साई की वैल्यू साई 1 साई 2 साई 3 साई 4, जिसमें से साई 1 एंड साई 2 पॉजिटिव एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशंस हैं एंड साई 3 एंड साई 3 नेगेटिव एनर्जी वाले सॉल्यूशन है। तो इससे इक्वेशन क्या बन रही है आयोटा डेल साई 1 अपॉन डेल टी इक्वल्स टू साई 1 mc² भी है ना साथ में, तो इक्वल्स टू आ जाएगा mc² साई 1 आयोटा डेल साई 2 अपॉन डेल टी इक्वल्स टू mc² साई 2 आयोटा डेल साई 3 अपॉन डेल टी इक्वल्स टू -mc² साई 3 and iota del psi 4 upon del t equals to -mc² psi 4। चार इक्वेशंस बन गई। इन चार इक्वेशंस का इंटीग्रेशन करें अगर डेल साई अपॉन साई, इन चार इक्वेशन का करें, पहले इक्वेशन का करना है अगर डेल साई 1 अपॉन साई 1 इक्वल्स टू mc² dt। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो ये क्या आ जाएगा आयोटा ln साई 1 इक्वल्स टू mc² t ln साई 1 इक्वल्स टू माइनस आयोटा mc² t। साई 1 की वैल्यू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा mc² t। सिमिलर डेरिवेशन साई 2 का होगा एंड साई 2 की वैल्यू होगी एक्सपोनेंशियल आयोटा mc² t। ठीक है, साई 3 के लिए क्या होगा आयोटा डेल साई 3 अपॉन साई 3 इक्वल्स टू mc² dt माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इंटीग्रेशन करेंगे तो आयोटा ln साई 3 इक्वल्स टू माइनस mc² t साई 3 इक्वल्स टू आयोटा mc² t ln साई 3 इक्वल्स टू आयोटा mc² t। साई 3 की वैल्यू एक्सपोनेंशियल आयोटा mc² t एंड फोर्थ साई 4 का होगा तो उसको क्या लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल आयोटा mc² t। तो टाइम एवोल्यूशन से साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। साई 1 को लिख दिया एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा mc² t 1 0 0 0। ठीक है, साई 2 को लिख दिया एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा mc² t 0 1 0 0। ठीक है, साई 3 को क्या लिखेंगे एक्सपोनेंशियल आयोटा mc² t 0 0 1 0। ठीक है, क्योंकि ये तीसरे कंपोनेंट के कॉरस्पॉन्डिंग है डिराक स्पाइनर के। और साई 4 को लिखेंगे एक्सपोनेंशियल आयोटा mc² t 0 0 0 1। ये चारों सॉल्यूशन आ गए। अब इन चारों सॉल्यूशंस के इन चारों सॉल्यूशंस के लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से जो मैट्रिक्स बनती है हमको उसकी मैट्रिक्स फॉर्म निकालनी है। इसको हम क्या लिख सकते हैं साई गामा आर इक्वल्स टू ओमेगा गामा 0 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एप्सिलॉन आर mc² t गामा। ठीक है, क्योंकि जब गामा इक्वल्स टू 1 होगा तो इक्वेशन बनेगी साई 1
psi1 r equals to omega 1 0 exponential minus iota एप्सिलॉन m c स्क्वायर t। ठीक है, एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन r की वैल्यू साई फर्स्ट के लिए एंड साई सेकंड के लिए 1 है, साई थर्ड के लिए एंड साई फोर्थ के लिए -1 है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस आयोटा एम सी स्क्वायर टी। कंपेयर करेंगे तो ओमेगा 1 0 की वैल्यू क्या आएगी? 1 0 0 0। सिमिलरली अगर इसको गामा इक्वल्स टू 2 के लिए लिखें, ठीक है, इसी इक्वेशन को गामा इक्वल्स टू 2 के लिखें तो ये क्या आएगी? साई 2 0 इक्वल्स टू ओमेगा 2 0 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एम सी स्क्वायर टी। तो ओमेगा 2 0 की वैल्यू क्या आई? ओमेगा 2 0 की वैल्यू आई 0 1 0 0। सिमिलरली इसी इक्वेशन को गामा इक्वल्स टू 3 के लिए लिखेंगे तो ओमेगा 3 0 की वैल्यू क्या आएगी? ओमेगा 3 0 की वैल्यू आएगी 0 0 1 0। एंड इसी तरीके से इस इक्वेशन को अगर गामा इक्वल्स टू 4 के लिखें तो ओमेगा 4 0 की वैल्यू आएगी, ओमेगा 4 0 की वैल्यू क्या आएगी? 0 0 0 1। ठीक है, 4 सॉल्यूशन है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 एंड ओमेगा 4। ओमेगा 1 स्पिन अप पॉजिटिव एनर्जी, ओमेगा 2 स्पिन डाउन पॉजिटिव एनर्जी, ओमेगा 3 स्पिन अप नेगेटिव एनर्जी, ओमेगा 4 स्पिन डाउन नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, लेट्स से लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन होने पर ये है हमारे पास साई की फंक्शनल फॉर्म, साई इस तरीके से होता है। अब लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन होने पे साई किस तरीके से चेंज होगा? लेट्स से लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन होने पे ओमेगा गामा ऑन ट्रांसफॉर्मेशन इज ओमेगा गामा 0 इसका मतलब है यहाँ पे कोई मैट्रिक्स एस अप्लाई हो रही है ओमेगा गामा 0 पे। लेट्स से लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद एस टाइम्स ओमेगा गामा 0 ये मैट्रिक्स फॉर्म बनती है। ठीक है, एस लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है तो एक्स की मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है? एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा अपॉन 2 सिग्मा 0 1 या फिर एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा अल्फा 1 अपॉन 2। हमने पिछले कुछ दिन पहले डेरिवेशन किया था ना, उसमें देखा था कि लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में है तो मैट्रिक्स की फॉर्म इस तरीके की होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा गामा पी क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा अल्फा 1 अपॉन 2 ओमेगा गामा 0। ठीक है, हमें ओमेगा गामा पी कैलकुलेट करना है लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद। लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्म्ड मैट्रिक्स ओमेगा गामा पी किस तरीके से कैलकुलेट होगा? लेट्स से ओमेगा गामा पी एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन किस तरीके से होता है? एक्सपोनेंशियल एक्स की वैल्यू होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी टर्म्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 माइनस ओमेगा अल्फा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल ओमेगा अल्फा 1 अपॉन 2 की स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल ओमेगा अल्फा 1 अपॉन 2 की क्यूब प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल ओमेगा अल्फा 1 अपॉन 2 की 4। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी टर्म्स टाइम्स ओमेगा गामा 0। क्या बनेगा?
1 माइनस ओमेगा अल्फा 1/2 प्लस ओमेगा अपॉन 2 की स्क्वायर अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 की क्यूब अल्फा 1 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल तो बाहर ले ही लिया, ठीक है कुछ नहीं, अपॉन 1 प्लस ओमेगा अपॉन 2 की 4 अल्फा 1 की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी टाइम्स ओमेगा गामा 0, ठीक है। अल्फा मैट्रिसेस का स्क्वायर क्या होता है? अल्फा मैट्रिसेस का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, अल्फा 1 स्क्वायर भी 1 होगा, ठीक है। सिंस अल्फा 1 इक्वल्स टू अल्फा 1, अल्फा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो अल्फा 1 की क्यूब क्या आएगी? अल्फा 1 इंटू अल्फा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा 1, अल्फा 1 की 4 अगेन 1, अल्फा 1 की पावर 5 अगेन अल्फा 1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो अल्फा 1 की स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा 1 की 4 इक्वल्स टू अल्फा 1 की 6 अप टू ये जो टर्म्स होती हैं इनकी वैल्यू 1 होती है। अल्फा 1 की क्यूब इक्वल्स टू अल्फा 1 की 5 इक्वल्स टू अल्फा 1 की 7 अप टू ये जो टर्म्स होती हैं इनकी वैल्यू अल्फा 1 होती है, ठीक है। हम यहाँ रखते हैं इनकी वैल्यूज अल्फा 1 स्क्वायर अल्फा 1 क्यूब, ओमेगा गामा पी क्या आएगा? 1 माइनस ओमेगा अल्फा 1 अपॉन 2 प्लस ओमेगा अपॉन 2 की स्क्वायर 1/2 फैक्टोरियल, अल्फा 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, माइनस 1/3 फैक्टोरियल ओमेगा अपॉन 2 की क्यूब, अल्फा 1 की क्यूब की वैल्यू अल्फा 1 प्लस ओमेगा अपॉन 2 की पावर 4, ये मैं यहाँ से लिख रही हूँ टर्म्स, ठीक है। अल्फा 1 की 4 की वैल्यू 1/4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी टाइम्स ओमेगा गामा 0, अब इसमें दो सीरीज बन रही है, एक तो वो सीरीज जिसमें अल्फा 1 आ रहा है, एक वो सीरीज जिसमें अल्फा 1 नहीं आ रहा है। हम दोनों सीरीज को अलग अलग लिख लेंगे क्योंकि एक सीरीज तो फिर साइन सीरीज बनेगी, एक सीरीज बनेगी कॉस सीरीज, ठीक है। तो ओमेगा गामा पी तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल ओमेगा अपॉन 2 की स्क्वायर प्लस 1/4 फैक्टोरियल ओमेगा अपॉन 2 की 4 प्लस अपॉन ये, इसमें हमने सिर्फ ये वाली लिखी है, वो वाली टर्म्स जिसमें अल्फा 1 नहीं आ रहा है, ठीक है। प्लस नाउ हम वो वाली टर्म्स लिखते हैं जिसमें अल्फा 1 आ रहा है और अल्फा 1 को बाहर ले लेते हैं, ये आएगा ओमेगा/2 माइनस में भी है ना, ये सारी टर्म्स माइनस में, तो लेट्स से माइनस ओमेगा अपॉन 2 प्लस 1/3 फैक्टोरियल ओमेगा अपॉन 2 की क्यूब प्लस 1/5 फैक्टोरियल आएगा आगे ओमेगा अपॉन 2 की 5 एंड सो ऑन टाइम्स ओमेगा गामा 0। ये कौन सी सीरीज है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, किसका एक्सपेंशन होता है? किसका एक्सपेंशन होता है? ये साइन एक्स का, कोस एक्स का, किस चीज का एक्सपेंशन होता है? साइन एक्स का या कोस एक्स का या किसका? चलो मैं बता देती हूँ, ये वाला एक्सपेंशन होता है साइन नहीं सॉरी कॉस हाइपरबोलिक एक्स का। साइन एक्स का भी ऐसा सा ही एक्सपेंशन होता है, लेकिन अगर साइन एक्स का एक्सपेंशन होता तो टर्म्स आती 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस x6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन।
ये वाला एक्सपेंशन होता है साइन एक्स का, जहाँ पे सारी टर्म्स प्लस की आ रही है, ये एक्सपेंशन है कॉस हाइपरबोलिक एक्स का। एंड सिमिलरली अगर माइनस वाली टर्म्स आती तो ये एक्सपेंशन होता cos x का, लेकिन ये सारी प्लस में आ रही है तो ये एक्सपेंशन है साइन हाइपरबोलिक x का, साइन हाइपरबोलिक x का, जो यहाँ पे हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2। ठीक है, तो ओमेगा गामा पी की वैल्यू क्या आई, ओमेगा गामा पी इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 माइनस अल्फा 1 साइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 ओमेगा गामा 0। क्या अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ इसके मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लेते हैं इसको 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 इस टाइप की, और अल्फा 1 की वैल्यू हमें पता ही है। अब हमें यहाँ से सारी मैट्रिसेस की वैल्यू रखनी है और उसके बाद ओमेगा गामा पी की एग्जैक्ट फॉर्म कैलकुलेट करनी है। तो ये आज की क्लास में तो होगा नहीं, कल की क्लास में करेंगे हम। ठीक है, कल की क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे, ओमेगा गामा पी की वैल्यू cos हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 माइनस अल्फा 1 साइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2। ओमेगा गामा पी की वैल्यू होगी cos हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 माइनस अल्फा 1 साइन हाइपरबोलिक ओमेगा बाई 2 ओमेगा गामा 0। ठीक है, इस इक्वेशन से शुरू करेंगे, फिर ओमेगा गामा पी की फॉर्म कैलकुलेट करके उसके बाद वेक्टर्स कैलकुलेट करेंगे।